हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन। आज 26 सितंबर 2024 का द हिंदू एनालिसिस देखेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एससीओ मीटिंग जो है वो पाकिस्तान में होने वाली है अक्टूबर में। तो हमने इससे पहले भी चर्चा किया था कि पाकिस्तान ने भारत को इनवाइट किया हुआ है क्योंकि एससीओ का सदस्य है, संघाई कोऑपरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका। तो इस पर विचार चल रहा है कि हम विदेश मंत्री को भेज देंगे क्योंकि ये हाई लेवल की मीटिंग थी तो प्राइम मिनिस्टर जा सकते थे, लेकिन अभी चर्चा चल रही है कि इस पर हम जयशंकर को भेजते हैं। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि जो एससीओ की मीटिंग है वो पाकिस्तान में हो रही है इस साल। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक डाटा दिया हुआ है, बताया गया है। नॉर्मली बस हमें ध्यान में रख लेना है कि हाँ ऐसी चीजें घटित हो रही है। जैसे कि सेंटर एस्टिमेट रिकॉर्ड प्रोडक्शन फूड ग्रेन, मतलब कि जो अनाज है, खाद्यान्न है, उसमें सेंटर ने बताया है कि रिकॉर्ड हुआ है उत्पादन। देख सकते हैं आप यहाँ पे, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हैज एस्टिमेटेड रिकॉर्ड प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर सवाल ऐसे आता है कि जो खाद्यान्न उत्पादन है उसमें कमी आई है तो आप उसको गलत मानेंगे, क्योंकि खाद्यान्न उत्पादन में जो है बढ़ोतरी हुई है। तो इस तरीके के कथन पूछे जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा पूछा जाता है कि बट द प्रोडक्शन ऑफ द पल्सेस, दाल जो तिलहन है या शुगर केन है, गन्ना है, इन सब में क्या हुआ है, लोअर हुआ है पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में। ठीक है, तो ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते रहे हैं जो बजट या फिर इकोनॉमिक्स डाटा वगैरह से रिलेट करते हैं। तो आपको ध्यान रखना कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर की तुलना में फूड ग्रेन्स में इंक्रीज हुआ है, जबकि दलहन, तिलहन और गन्ना के उत्पादन में कमी आई है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इधर न्यूज इतने काम के नहीं थे, हम सीधा आर्टिकल पेज पर चलते हैं। साथ ही यहाँ पर ये फिर से काफ़ी दिनों से न्यूज में बना हुआ है, वन नेशन वन इलेक्शन। आपको पता है साइमल्टेनियसली इलेक्शन पर बात चल रही है और इस पर हमने पहले भी काफ़ी सारा चर्चा किया है। अब 3-4 दिन बाद ये फिर से रिपीटेड हुआ है, तो हम दोबारा से देख लेते हैं। और इसमें से अधिकतर चीज़ें आप 70% आप लोग पहले भी देख चुके हैं, कुछ चीज़ें नहीं होगी वो हम देख लेंगे। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले होता है कि ये जो साइमल्टेनियसली इलेक्शन का जो बात है, इसमें आपको पता है कि लोकसभा और राज्यों की जो असेंबलियां हैं उनकी एक साथ चुनाव होगा और साथ में लोकल बॉडी जो होगा वो भी 100 दिनों के अंदर उनका भी इलेक्शन कराया जाना था। तो ये सारी प्रावधान थी साइमल्टेनियसली इलेक्शन के अंतर्गत। तो हमने देखा था कि इसके अंदर क्या हुआ था, हाई लेवल कमेटी का गठन हुआ था जिसे रामनाथ कोविंद पैनल हमने पहले पढ़ा था। तो उन्हीं सब पर चर्चा किया गया, बस हमने वहाँ पे केवल कोविंद पैनल पढ़ा था। इस बार के जो आर्टिकल है इसमें एक एक पैनल में जो मेंबर थे उनके बारे में भी बताया गया है कि उनका भी डिटेल दिया गया है, कौन कौन थे उस पैनल में, उस हाई लेवल कमेटी में कौन कौन थे। तो सबसे पहले तो आपको पता है कोविंद पैनल नाम है, तो वो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद, उन्हीं के नाम पे वो थे। दूसरे इसमें यूनियन होम मिनिस्टर थे यानी कि अमित शाह थे इस कमेटी के सदस्य। फिर तीसरे इसमें लीडर ऑफ अपोजिशन जो पहले रह चुके थे, फॉर्मर है और राज्यसभा के सदस्य थे, ये गुलाम नबी आज़ाद, ये इसमें शामिल थे। और नेक्स्ट मेंबर जो थे वो 15वें वित्त आयोग, आपको पता होगा एनके सिंह जो थे, उनके जो अध्यक्ष थे 15वें वित्त आयोग के, वो शामिल थे एनके सिंह। उसके बाद जो आप देख सकते हैं सेक्रेटरी जनरल लोकसभा के जो थे फॉर्मर सुभाष सी कश्यप, ये हो गए। फिर सीनियर एडवोकेट थे हरीश साल्वे जी, ये शामिल थे इसमें। चीफ विजिलेंस, सीवीसी पता है आपको, एक बॉडी है, चीफ जिसे मुख्य सतर्कता आयोग कहते हैं, उस तरीके उनका जो आयुक्त था वो थे इसके अंदर संजय कोठारी जी। तो आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। और साथ में एक अर्जुन राम मेघवाल जो कि स्पेशल इनवाइट किए गए थे इनको। तो 6 मेंबर हो गए और एक तो प्रेसिडेंट ही हो गए इसके जो प्रिसाइड कर रहे थे, और एक इनवाइटेड मेंबर हो गए बस। तो इस तरीके से यहाँ पे मेंबर्स को आप ध्यान रख सकते हैं कि पूछा जा सकता है कि कौन पैनल में इनमें से कौन शामिल नहीं था। तो आपको अगर मोटा मोटा नाम याद रहेंगे तो आप आसानी से वहाँ पे चूज कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जैसे बताया गया है कि कैसे कैसे इलेक्शन होगा। तो जैसे फेज लोकसभा असेंबली इलेक्शन विल बी हेल्ड साइमल्टेनियसली, मतलब कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के जो चुनाव होंगे वो तो एक साथ हो जाएंगे। और उसके बाद जो लोकल बॉडी का इलेक्शन होगा वो 100 दिनों के अंदर हो जाएगा। जो जनरल इलेक्शन होगा, मतलब जो लोकसभा और राज्य की विधानसभा का होगा, उसके बाद 100 दिनों के अंदर ये लोकल बॉडी, यानी आप समझ रहे हैं एमसीडी, ग्राम पंचायत वगैरह के जो चुनाव होते हैं, लोकल बॉडी चुनाव होते हैं, उसमें ये प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट
जो यहाँ पे बताया गया है ऑथर के द्वारा कि ये बिल क्या कर रहा है। ये कह रहा है कि टेन्योर ऑफ द असेंबली जो था, पहले जो विधानसभाओं की जो कार्यकाल होता था वो 5 साल का होता था। तो बताएगा कि जब इसको सिंक्रोनाइज कर देंगे हम लोकसभा के साथ, कि जब लोकसभा का चुनाव होगा तभी राज्य की विधानसभाओं का चुनाव होगा, अगर उसके साथ जुड़ जाता है तो इससे क्या होगा कि स्टेट असेंबली का जो नेचुरली उसको मिला हुआ था ना कि 5 साल तक वो टेन्योर रहेगा, वो क्या हो जाएगा, खो जाएगा राज्यों का, जो कि अंडर आर्टिकल 172 में है। हैव अ फिक्स टेन्योर ऑफ 5 years विल लूज इट। मतलब ये तो खो जाएगा राज्यों का, क्योंकि कभी भी बीच में होता है इलेक्शन तो वो तो 5 साल जाएगा ही नहीं। तो इस अधिकार या इस प्रकार से जो राज्यों का शक्ति होता था कि वो चुनाव के बाद 5 साल तक रहते थे, अब वो 5 साल तक नहीं रह पाएंगे और इसके कारण उनकी ये पावर खत्म हो रही है। इस आगे इन्होंने यहाँ पे बताया है कि ओनली इफ द मोशन फॉर कंसिडरेशन इज पास्ड, अगर इसको पास करना है तो इसको स्पेशल मेजोरिटी भी चाहिए, जो कि पता है आपको 2/3 होनी चाहिए बहुमत में। हाउस कंसिडर द सब्सिक्वेंट स्टेजेस, और हर स्टेज पे चाहिए क्लॉज बाय क्लॉज, संविधान में संशोधन करना है तो स्पेशल मेजोरिटी तो लगेगी ही। फिर बताया कि फाइनली पास द बिल, तब जाके बिल पास होगा। और इसमें बताया कि अगर 543 बताया गया कि अगर जैसे लोकसभा में सदस्य है तो बताया कि 543 में से भी वहां पर कितने प्रेजेंट होने चाहिए इस बिल को पास करने के लिए, 362 मेंबर्स विल बी रिक्वायर्ड सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो एक तो ये 2/3 आंकड़ा निकाल के बताया गया है पहले से ही। और बताया गया कि इट इज अंडरस्टूड दैट रूलिंग जो एनडीए पार्टी है उसका जो खुद का मेंबर है, सारे दलों को मिला के बीजेपी और जो भी उसके साथ सहयोगी दल है उनका मिलाकर कितने हो रहे, 292 मेंबर हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक वाइड गैप भी है, और इसके लिए स्पेशल मेजोरिटी जो है 362 है, जबकि इनके पास जो बहुमत है वो 292 है, और जबकि ओपोजिशन जो है वो तो पूरा का पूरा विरोध कर रहा है। तो इस बिल का पास होना उन्होंने बताया कि सरकार के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण ही होगा, आसान नहीं है इसको पास करना, ऐसा बताया गया। फिर यहाँ पे ऑथर बता रहा है कि ये जो मूव इन्होंने लिया है, जो एक्शन लिया है, ये कहीं ना कहीं हमारे फेडरलिज्म को भी नुकसान पहुंचाता है। कह रहे हैं कि कटलिंग द टेन्योर ऑफ स्टेट असेंबली, मतलब जो राज्य विधानसभाओं का है उनका जो टेन्योर है, जो कार्य अवधि है, उसको कम करना या उसके साथ छेड़छाड़ करना, जो सिंक्रोनाइज ये जो लोकसभा के साथ चुनाव करवा रहे हैं इसकी वजह से जो भी हो रहा है उनके साथ, ये क्या कर रहा है, हमारे फेडरलिज्म के जो ढांचा है उसके खिलाफ जा रहा है। ये यहाँ पर बताया गया है कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट असेंबली आर ऑटोनोमस लॉ मेकिंग बॉडी। बताया गया कि जो हमारे संविधान के अंतर्गत जो राज्यों की विधानसभा उनको एक स्वायत्तता मिली हुई है, एक तो नीति निर्माण में, कानून बनाने में, विद इन द इन इंडिया फेडरेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ द फेडरल पार्लियामेंट, और वो एक अलग संघीय जो हमारा संसद है उससे भी अलग स्वतंत्र रूप से वो कार्य करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके फेडरलिज्म को उल्लंघन हो रहा है। फिर उनके टेन्योर के कारण बताया जा रहा है कि ये सब चीज़ें घटित हो रही है। फिर बताया गया एक केस के बारे में, केशवानंद भारती, आपको पता हो केशवानंद भारती केरला का जो एक केस था उससे रिलेटेड यहाँ पे उल्लेख किया गया, और बहुत फेमस केस है 1973 के आसपास का। और वहाँ पर यही मुद्दा आया था कि भारतीय संविधान को अल्टर किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तो उसमें एक जो सिद्धांत प्रिंसिपल निकल के आया था उसको ही कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। तो केशवानंद भारती से ही ये मूल ढांचा का सिद्धांत निकला था, आप ध्यान रखेंगे। उसके अंतर्गत बताया गया था कि फेडरलिज्म जो है क्या है, वो इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि सरकार संविधान के कुछ ऐसे मूलभूत संरचनाओं को खत्म नहीं कर सकती, उन्हें ना उनके साथ कोई अल्टर छेड़खानी भी नहीं की जा सकती। तो ऐसा बताया गया था इसमें, और उसके तहत बताया गया है कि यहाँ पर ये अल्टर करने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा ऑथर मान रहे हैं। फिर यहाँ पे बताया गया है कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट फ्रीक्वेंट इलेक्शन हैव मैनी पॉजिटिव बेनिफिट्स, मतलब अगर निरंतर चुनाव होते रहते थे तो उसके कई सकारात्मक लाभ भी थे। जैसे कि बताने के पहला कि दे विल इन्हांस द अकाउंटेबिलिटी ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, जो चुनाव में जीते हुए प्रतिनिधि होते थे उन उसमें क्या होता था, उनकी जवाबदेही को बढ़ जाती थी, ऐसा इन्हांस बता रहे हैं कि बढ़ती थी। क्योंकि वो क्या करते थे, फ्रिक्वेंटली अपने क्षेत्रीय जो भी जहाँ से निर्वाचित होते थे वहाँ पर उनका विजिट होता रहता था और पीपल से कनेक्ट रहते थे, गो बैक टू द पीपल एंड रिकनेक्ट विद देम फ्रिक्वेंटली। अब क्या होगा कि 5 साल तक वो भूल ही जाएंगे, कोई जाएगा ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता है 5 साल तक कोई इलेक्शन ही नहीं है, उस राज्य में नहीं है, उस राज्य की लोकल बॉडी में नहीं है, तो ऊपर से भी कोई नेता नहीं आने वाला। इलेक्शन वंस इन 5 years वुड मीन दैट रिप्रेजेंटेटिव वुड नॉट फील कंपेल्ड टू गो टू द पीपल। तो यही बताएगा कि अगर 5 साल का ऐसा कुछ होता है तो जो जो भी प्रतिनिधि है वो वहाँ पर
जाना पसंद नहीं करेंगे। इस तरीके की घटना है, नेगेटिव सेंस में बता रहे हैं वो। फिर यहाँ बताया कि लास्ट में इन कंक्लूजन साइमल्टेनियसली इलेक्शन, यानी कि एक साथ चुनाव कराने का जो ये विचार है, विल आल्टर द फेडरल बैलेंस। मैंने कहा था ना, अल्टर कर रहे हैं मतलब छेड़खान कर रहे हैं हमारे फेडरल बैलेंस, मतलब जो संघीय हमारा संतुलन है, इसको कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में जो बताया गया इसके साथ ये छेड़खानी है। नॉट अ प्रायोरिटी इशू फॉर ऑर्डिनरी इंडियंस, क्योंकि यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो साधारण भारतीय हैं उनके लिए कोई प्राथमिकता का मुद्दा नहीं है। और यहाँ पे ऑथर ने पीछे भी बताया था बीच में कि जो अगर ऐसी बात होती कि अगर ऑर्डिनरी इंडियंस चाहता, तो जो बीजेपी का इस बार का मैनिफेस्टो था जो 2024 का इलेक्शन हुआ है लोकसभा का, उसके अंतर्गत भी इन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन की बात करी थी। तो बहुमत तो मिला नहीं सरकार को, उनको गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी। तो ये कैसे माना जा सकता है कि जो ऑर्डिनरी इंडियंस है वो वन इलेक्शन और वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहा है। तो ऑथर यहाँ पर कुछ मुद्दों को हाईलाइट करके इस साइमल्टेनियस इलेक्शन को अपोज कर रहे हैं एक प्रकार से। दूसरा आर्टिकल हम देखने वाले हैं, चाइना वार्निंग शॉट विद मिनरल्स दैट रन द वर्ल्ड। यहाँ पे बताया गया कि जो चाइना के पास जो क्रिटिकल मिनरल्स है या अर्थ रेयरी, आपने सुना होगा इस तरीके के कुछ मटेरियल होते हैं, रेयर अर्थ मटेरियल बोलते हैं उसे, दुर्लभ वाली जो खनिज होते हैं, उसके कारण चाइना जो लीडिंग पोजीशन में है वो क्या कर रहा है कि दुनिया को चला रहा है। तो चाइना का वार्निंग शॉट यहाँ पे बताया गया है ऑथर के द्वारा, और कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से बताया गया, हमें कहीं पे भी लिखने में काम आएगा। इंडिया का माइंस से रिलेटेड स्ट्रेटजिक या वर्ल्ड लेवल पे पोजीशन, इस तरीके से हम अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि चीज़ को, अगस्त 15 की ये घटना बताइए, इस साल की चाइना ने क्या किया था। चाइना अनाउंस इट डिसीजन टू रिस्ट्रिक्ट द एक्सपोर्ट ऑफ एंटीमनी। एक क्रिटिकल मिनरल है एक क्रिटिकल मिनरल है, एंटीमनी नाम से, आपको ध्यान रखना है। और ये जो है मेनली चाइना में पाया जाता है। क्रिटिकल मिनरल यूज्ड इन स्ट्रेटजिक सेक्टर सच एज डिफेंस, रक्षा क्षेत्र में, मिलिट्री सैनिक क्षेत्र में, इक्विपमेंट सच एज मिसाइल, इंफ्रारेड सेंसर्स, फ्लेयर्स, एम्यूनिशन मतलब जो हथियार है, एंड इवन न्यूक्लियर वेपन्स। समझ रहे हैं कि यहाँ तक कि जो नाभिकीय हथियार वगैरह से रिलेटेड होते हैं उसमें भी ये काम आता है। तो चाइना की जो कॉमर्स मिनिस्ट्री थी उन्होंने जस्टिफाई किस आधार पर किया था कि हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टि से बताया था कि ये इम्पोर्टेंट है, इस पर कर्व लगाया गया था, उसको प्रतिबंध को, जो निर्यात प्रतिबंध था उसको लगाया था एंटी मनी के उस पर। तो यहाँ पे बताया गया कि किस स्थिति में चाइना है अभी इस समय क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, चाइना इज नॉट ओनली स्टेक होल्डर, वो एक हितधारक नहीं है बल्कि बट ऑल्सो ए लीडर। वो क्या है, एक लीडर है। इट डोमिनेट्स एवरी सप्लाई चेन सेगमेंट, मतलब उसने हर सप्लाई चेन में क्या, उसका प्रभुत्व है एक प्रकार से। देख सकते हैं आप यहाँ पे अप स्ट्रीम यानी शुरुआत का, मिड स्ट्रीम बीच में, या फिर डाउन स्ट्रीम, हर जितने भी लेयर होते हैं इस किसी मिनरल्स को प्रोसेसिंग करने के, एक्सट्रैक्शन करने के, या किसी भी फील्ड में, तो सब पे क्या है, चाइना का पूरा डोमिनेट है। अप स्ट्रीम, मिड स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, कवरिंग माइनिंग, एक्सट्रैक्शन, रिफाइनिंग एंड प्रोसेसिंग, इन सब में ही एक लीडर है। तो ये क्या है, इट एंजॉयज अ नियर मोनोपोली स्टेटस, मतलब पूरा का पूरा एकाधिकार इस तरीके का स्टेटस रखता है चाइना। और यहाँ पे कुछ डाटा दिए है जिसको आप यूज भी कर सकते हैं कहीं पर लिखने के दौरान। कंट्रोलिंग 60% ऑफ रेयर अर्थ प्रोडक्शन, में बताया कि रेयर अर्थ प्रोडक्शन जो ऐसे मिनरल जो बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही कम दुर्लभ ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले मिनरल्स होते हैं। तो ये 60% जो रेयर अर्थ प्रोडक्शन है वो अकेला चाइना करता है। 60% जो क्रिटिकल मिनरल्स है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज कहलाते हैं, ये भी 60% इसका उत्पादन भी चीन के हाथों में है। 80% इनकी प्रोसेसिंग, मतलब आप समझ सकते हैं कि जो भी प्रसंस्कृत किया जाता है इसको 80% तक, अगर वो उसमें मिलावट है तो उसको ठीक करके सही बनाना, इस तरीके की चीज़ें प्रोसेसिंग में आ जाती है। 80% ऑफ द प्रोसेसिंग वर्ल्ड वाइड किसके, ये भी चाइना के अंडर में आता है। तो आप देख सकते हैं कि चाइना का जो एक एक डिसीजन लिया हुआ कितना इम्पैक्ट पड़ता है वर्ल्ड ग्लोबली लेवल पे। यूरोपियन यूनियन एंड कंट्रीज सच एज इंडिया, जिसमें बताया गया कि इंडिया, यूरोपियन यूनियन और वेस्टर्न कंट्रीज भी, जापान, यूनाइटेड स्टेट, ये सब क्या है, स्ट्रेटजिकली कमजोर है, रणनीतिक रूप से कमजोर है, ड्यू टू देयर डिपेंडेंस ऑन क्रिटिकल मिनरल्स। क्यों? क्योंकि उनकी डिपेंडेंसी किस पे है, महत्वपूर्ण मिनरल्स पे है। और महत्वपूर्ण मिनरल्स क्या है, इस सबका सब डिपेंड किस पे है, चाइना पे है। तो यहाँ पर यही चाइना को थ्रेट को बताया कि चाइना कैसे सप्लाई चेन का यूज कर सकता है एक एक ग्लोबली वेपनाइजेशन के तौर पर, मतलब कि जो उसके पास मिनरल्स है उसको ही उसने वेपनाइजेशन बना दिया कि वो देना ही बंद कर दे लोगों को, कंट्रीज को। तो समझ सकते हैं आप, ये भी एक खतरा इस और इशारा किया गया है कि चाइना किस पोजीशन में है।
इन्होंने एक इंसिडेंट भी बताया है कि जो 2010 का था, चाइनीज ट्रॉलर जो था कोलाइडेड विद जापानीज कोस्ट गार्ड बोट्स। जो चाइनीज ट्रॉलर था वो जापान के कोस्ट गार्ड के एक बोट से टकरा गया था, जिसके बाद क्या हुआ कि चाइना ने क्या किया था कि हार्टेड द एक्सपोर्ट ऑफ रेयर अर्थ। उसने जो रेयर अर्थ के जुड़े हुए तत्व थे, एलिमेंट्स थे, उसको रोक दिया जापान को निर्यात करने के लिए। आप समझ सकते हैं जापान के साथ जब उसका टसल चला या फिर संघर्ष हुआ तो उसने जापान को रेयर अर्थ एक्सपोर्ट करने पे ही रोक लगा दिया। तो ये क्या एग्जांपल दिखा रहा है कि चाइना इसको क्या कर रहा है कि स्ट्रेटजिक आर्म्स के रूप में भी प्रयोग में ला रहा है। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि ये जो क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं ये कितना महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं स्ट्रेटजी बनाने में, इसमें। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2023 की एक और घटना बताई गई है कि जब नीदरलैंड ने रिस्ट्रिक्ट किया था सप्लाई चेन सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट का अंडर प्रेशर फ्रॉम जो यूएस या वेस्टर्न कंट्री से जो उसको प्रेशर वगैरह आया था, तो उसके कारण उसने सेमीकंडक्टर के इक्विपमेंट्स वगैरह पर क्या किया था, रोक लगा दिया। तो इसकी वजह से क्या हो गई, देख सकते हैं यहाँ पर चाइना अनाउंस कर्व्स ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ गैलियम जर्मेनियम। ये क्या है, 2 क्रिटिकल मिनरल्स है। तो चाइना ने इसके जवाब में क्या किया, जो गैलियम था जर्मेनियम था, ये महत्वपूर्ण मिनरल्स थे, इसके निर्यात पे प्रतिबंध लगा दिया। और इनका प्रयोग होता था कहाँ, गैलियम जर्मेनियम का सोलर सेल्स में। आप ध्यान रख सकते हैं इन तत्वों का नाम साइंस एंड टेक के सवाल में पूछे भी जाते हैं। कंप्यूटर चिप्स में, इन सब में गैलियम और जर्मेनियम का यूज होता था और ये क्रिटिकल मिनरल्स के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से बताया गया है कि जो 2023 की एक और घटना थी, जब यूएस ने अनाउंस किया था कि जो एडवांस कंप्यूटिंग सेमीकंडक्टर और सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट जो है वो एक्सपोर्ट पे उसने क्या किया था, रोक लगा दिया था जब। तो चाइना ने इसके रेसिप्रोकेट मतलब उसके बदले में क्या किया था, जवाबदेह में उसने भी एक्सपोर्ट पे कर्व लगाया था। किस चीज़ों में, हाई प्योरिटी, हाई हार्डनेस, हाई इंटेंसिटी सिंथेटिक ग्रेफाइट मटेरियल। आप समझ सकते हैं, सिंथेटिक ग्रेफाइट मटेरियल, नेचुरल फ्लैक ग्रेफाइट एंड इट्स प्रोडक्ट। इस प्रकार की चीज़ों को चाइना ने भी क्या किया, बैन कर दिया एक्सपोर्ट करने से। और इसका यूज कहाँ होता था इन चीज़ों का, सिंथेटिक ग्रेफाइट मटेरियल्स का, ये होते थे मेनली इलेक्ट्रिक व्हीकल में। तो आपको ध्यान रखना है जो ग्रेफाइट मटेरियल्स है, सिंथेटिक या फ्लैग ग्रेफाइट, ये सब इलेक्ट्रिक व्हीकल और उससे जुड़ी हुई जो बैटरी है, फ्यूल सेल्स है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स है, इन सब में इनका प्रयोग होता था। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हैं, बस यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स के माध्यम से उत्तर ये बताना चाह रहे हैं कि चाइना को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उसके जो पास जो ये टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, उसके पास जो ये क्षमता है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें एक बेहतर पॉलिसी, विदेश पॉलिसी या फिर सप्लाई चेन पर कुछ और भी रास्ते निकालने होंगे। अभी इंडिया के लिए भी बताया गया कि इंडिया की वल्नरेबिलिटी कैसी, हमें इसमें कैसे एक्शन लेने होंगे। जैसे यहाँ बताइए अलग, जैसे और क्वाड पार्टनर है ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस, तो इंडिया खुद भी क्या है, वल्नरेबल है। ये भी सुबेदे एक प्रकार से किस पे, अपने स्ट्रेटजिक डिपेंडेंसी ऑन चाइना। जो भी उसकी रणनीतिक वाली जितनी भी चीज़ें हैं, सब तो डिपेंडेंसी चाइना पे है। क्योंकि यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है कि न्यू दिल्ली इज हैविली डिपेंडेंट ऑन द इम्पोर्ट ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। देख रहे हैं आप, जो भी क्रिटिकल मिनरल्स है वो सबका सब कहाँ से आ रहा है, चाइना से आ रहा है। सच एज लिथियम, निकेल, कोबाल्ट, कॉपर, ये सब के सब कहाँ से इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ाते हैं हमारे। जैसे दिखा रहा है यहाँ पे 34,000 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 23। तो देख सकते हैं लास्ट ईयर का बता रहा है कि यहाँ पर हमारा 34,000 करोड़ तक का जो खर्चा था वो इन्हीं क्रिटिकल मिनरल्स के इंपोर्ट पर था। तो ये कहीं ना कहीं हमारे इंपोर्ट बर्डन को बढ़ाता है, ट्रेड डेफिसिट को बढ़ाता है। तो ये सब चीज़ें और बता रहे हैं ऑथर कि ये जो इंडिया की भूख है मिनरल्स को प्राप्त करने की, ये और भी ज़्यादा इंपोर्ट हमारे बिल को बढ़ाए गए हैं। देखिए, इंडियाज हंगर फॉर मिनरल्स विल ओनली ग्रो एंड सो विल द इंपोर्ट कॉस्ट फर्दर इंक्रीजिंग इंडिया वल्नरेबिलिटी। जैसे जैसे इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, इंपोर्ट का खर्चा बढ़ेगा, कॉस्ट बढ़ेगा, वैसे वैसे इंडिया और भी वल्नरेबिलिटी हो सकती है। तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चाइना से रिलेट करके मेंस में एक अच्छा आंसर लिखा जा सकता है इन पॉइंट्स को अगर आप नोट डाउन कर ले तो। उसके बाद लास्ट में बताया गया कि इस जो भी घटनाक्रम ऊपर हुआ है, जो बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे इन्होंने, हमें तो 2-3 एग्जाम्पल देखना था जो हमने देख लिया। उसके बाद हमें इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू को देखना था। हम सारे एग्जाम्पल लेकर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें एग्जाम्पल्स की बॉम्बार्डिंग नहीं कर सकते ना वहाँ पर। तो हमें एग्जाम्पल्स 1-2 एग्जाम्पल दे सकते हैं कि चाइना ने कब कब ऐसे ऐसे किया है जिससे कि ग्लोबली सप्लाई चेन प्रभावित हुआ है, तो उससे इंडिया कैसे कैसे सीख सकता है, वो इंडिया अपने इंपोर्ट बिल को घटाने के लिए सब कैसे कर सकता है। तो वो आप मोल्ड फोल्ड कर सकते हैं वहाँ पर, लेकिन आपको ये जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ बताया कि इस एपिसोड से जो भी घटनाएं घटी है एग्जाम्पल्स के थ्रू, मस्ट एक्ट एज अ वेकअप कॉल। ये क्या है, हमारे लिए चेतावनी होना चाहिए, हमारे लिए क्या हो, जागने वाला ऐसा कॉल होना चाहिए कि जागो भाई। ये जो हम चीन के
साथ इतनी डिपेंडेंसी होते जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। फॉर इंडिया एंड द पॉलिसी मेकर हु हैव बीन स्लो इन टेकिंग प्रिकॉशनरी मेजर्स, उन्होंने बताया कि इंडिया को इसमें पॉलिसी मेकर्स जो है, नीति निर्माण करता है, उनको तेज़ी दिखानी चाहिए, जो कि काफ़ी स्लो मोशन में वो प्रिकॉशनरी मेजर ले रहे हैं, तो ये सब ठीक नहीं है। उनको बताया कि काफ़ी आगे और हल्के में नहीं लेना चाहिए देशों को, और डेवलपिंग अल्टरनेटिव सप्लाई चेन्स में होता है ना कि कोई और वैकल्पिक सप्लाई चेन्स की भी तलाश करनी चाहिए, जो कि निवेश के उस पर निवेश किया जाना चाहिए। तो ये इंडिया के लिए एक दिशा निर्देश किया गया है। तो एक अच्छा आर्टिकल था चाइना से रिलेटेड, रेयर अर्थ मटेरियल से रिलेटेड। नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं, इसमें न्यूक्लियर डिसअर्मामेंट पे है। डिसअर्मामेंट आप समझते हैं, जो भी परमाणु निशस्त्रीकरण बोलते हैं इसको हिंदी में, तो आप ध्यान रखेंगे। ये जो है मेनली जुड़ा हुआ है, एक संधि है TPNW, ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। इसे बैन ट्रीटी के अंतर्गत ही समझ सकते हैं। जैसे पहले NPT होता था, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, CTBT होता था, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। तो आप सब जानते हैं कि भारत ने इन जो न्यूक्लियर ट्रीटीज़ वगैरह थी, इन पर साइन नहीं किया था, क्योंकि भारत का मानना था कि ये जो संधियां हैं कहीं ना कहीं परमाणु निशस्त्रीकरण को बढ़ावा नहीं देती है, बल्कि ये पूरी तरह से रोक भी नहीं लगाती, ये भेदभावपूर्ण संधियां हैं, इसलिए भारत ने नहीं किया। तो यहाँ पर ऑथर कुछ मुद्दों को हाईलाइट इसलिए कर रही है क्योंकि इसका कुछ विशेष दिन है और इस पर कुछ चर्चा भी हो रही है। जैसे आप देख सकते हैं, यूनाइटेड नेशन का जो कैलेंडर उसके अनुसार सितंबर 26 यानी कि आज के दिन क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, यानी कि पूर्ण उन्मूलन, मतलब पूर्ण तरीके से समाप्त करना न्यूक्लियर वेपन्स को, इस प्रकार का एक अंतर्राष्ट्रीय डे मनाया जाता है आज के दिन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो असेंबली है वो क्या कर रही है, दिस ईयर जनरल असेंबली क्या कर रही है, एक एजेंडा भी उन्होंने शामिल किया है इसके अंदर वार्ता के लिए, और वो एजेंडा ये है, सेशन ऑन द ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, TPNW, इसे बैन ट्रीटी भी कह सकते हैं। यानी कि ये जो ट्रीटी है इस पर एक सेशन भी रखा गया है, जो कि न्यूक्लियर जो प्रोलिफरेशन है, इन सब चीज़ों को कैसे कम किया जा सकता है, उसके डेवलपिंग को कैसे रोका जा सकता है, इन सब पर बातचीत करने के लिए एक सेशन है। तो ऑथर यहाँ बता रहे हैं कि ये एक अच्छा कदम है, और इस पर बातचीत करके अगर इसको मजबूती के साथ अगर रखते हैं तो ये न्यूक्लियर प्रोहिबिशन होगा, और नहीं तो अगर कुछ भेदभावपूर्ण नीति होगी तो ये जो संधियाँ हैं उसका ह्रास ही होगा, मतलब कमी आएगी, उसको कोई अनुपालन में नहीं लाएगा, और भी बढ़ जाएगी इसकी जो प्रॉब्लम है। तो बताया गया कि व्हाट द बैन ट्रीटी सेज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, याद भी कर सकते हैं कि TPNW जो है ये कब से इफेक्ट में आया है, 2021 से ये फोर्स में है। वंस अगेन डिवाइडेड द न्यूक्लियर हैव्स एंड देयर एलाइज, ये फिर से डिवाइड करता है, जो संधि मानेंगे उसके तहत कुछ नियम हैं। तो भारत तो इसका सिग्नेटरी नहीं है, भारत ने साइन नहीं किया है। यहाँ पर मंच पे हो सकता है बातचीत में ज़रूर शामिल हो, लेकिन यहाँ पर कोई ठोस नतीजा निकले तभी। तो ऑथर यहाँ पे बता रहे हैं कि एक्सटेंसिव इन इट्स प्रोहिबिशन सिग्नेटरी आर बार्ड फ्रॉम डेवलपिंग, टेस्टिंग, प्रोड्यूसिंग, स्टॉक पाइलिंग, यानी कि अगर इस संधि पे जो भी सिग्नेटरी है, साइन करते हैं, उनको किस किस चीज़ों से रोका गया है इस संधि में, जो बताया गया कि डेवलपिंग मतलब उसका विकास करना, टेस्ट परीक्षण करना, उत्पादन करना, भंडारण करना, इधर से उधर ले जाना, ट्रांसफ़र करना, यूजिंग, डिप्लॉइंग, कहीं तैनाती करना, कीपिंग या थ्रेटनिंग, किसी को न्यूक्लियर बम के आधार पर धमकी देना, इस तरीके की चीज़ें जो घटनाएं हैं उनको भी संधि के अंतर्गत शामिल किया गया है, रोकने का प्रयास किया गया। ये सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन इसके अंदर फिर वही बात आ जाती है कि सबको शामिल नहीं किया जाता है। कभी कोई ना कोई, जैसे P5 कंट्री है, वो आपको पता है उनके पास न्यूक्लियर है, तो वो एक अथॉरिटेटिव ले लेते हैं, इसलिए ये भेदभावपूर्ण संधि भी हो जाती है। और इसके बारे में बताया गया है कि जैसे यहाँ पर देख सकते हैं हम, रिसेंट न्यूक्लियर डेवलपमेंट, जो ये जो वार्ता चल रही है, इस दौरान वार्ता होने को भी ऑथर ने अच्छा बताया है। क्यों? क्योंकि इस दौरान दुनिया में ग्लोबली बहुत सारे टसल चल रहे हैं। जैसे उन्होंने बताया कि रिसेंट न्यूक्लियर डेवलपमेंट सच एज रसिया न्यूक्लियर सबरे रैटलिंग्स, चाइना का राइजिंग वेपन्स काउंट काफ़ी बढ़ते जा रहा है, ईरान का जो है यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा है और यूरेनियम को संवर्धन कर रहा है ताकि वो भी न्यूक्लियर वेपन्स बना पाए, और नॉर्थ कोरिया का देख ही रहे हैं टेस्ट, जो थ्रेट है, धमकियां हैं न्यूक्लियर्स को लेकर, ये सब क्या कर रहा है, ग्लोबली टेंशंस को बढ़ा रहा है। तो इसके लिए कह रहा है कि ये जो डिस्कशन है ठीक है, रिन्यू डिस्कशन ऑन न्यूक्लियर रिस्क, ये अच्छी बात है कि वार्ता होनी चाहिए और कोई ना कोई समाधान निकल जाए तो अच्छी बात है। तो उस पर वार्ता चल रही है। देख सकते हैं कि जो TPNW है हमारे काम का बस यही है कि 2021 से जो फोर्स में चला था, अब इसका फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे।
फिर इसके कितने मेंबर है, 70 पार्टीज है, जिसमें से 27 ने केवल साइन किया है पर रेटिफाइड नहीं किया अभी तक। अनदर 27 हैड साइन बट नॉट येट रेटिफाइड इट। रेटिफाइड का मतलब उसको इम्प्लीमेंट करने का लास्ट स्टेज होता है कि रेटिफाई कर दिया अपने देश में, वहाँ के जो भी लीगल फ्रेमवर्क के अंतर्गत सब कुछ परीक्षण करके रेटिफाइड कर देती है सरकारें। तो रेटिफाइड नहीं किया, बस साइन किया हुआ है 27 ने, बाकी इसके 70 पार्टीज हैं। इसके अलावा यहाँ पर जैसे इंडिया के लिए बताया गया है कि इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू भी दिया है कि न्यू दिल्ली का जो परसीव द एनपीटी है वो उसको डिस्क्रिमिनेटरी मानता है, बिलीव दैट इट डज नॉट प्रमोट डिसआर्मामेंट। मैंने बताया था आपको कि इंडिया जो है क्या मानता है, इस प्रकार की बैंड ट्रीटी को डिस्क्रिमिनेटरी मानता है, मतलब भेदभावपूर्ण मानता है, और ये विश्वास रखता है कि ऐसा जो ये संधि किया जाता है इससे कोई भी ये प्रमोट नहीं करता है निशस्त्रीकरण को, एंड इज कंट्रेरी टू इंडिया इंटरेस्ट। इसीलिए इंडिया के जो हित है उसके विरोध में है, ये विपरीत में है, इसलिए इंडिया हैज आर्ग्यूबली बेनिफिटेड। बताया जा रहा है फिर भी जो है भारत ने संधि से लाभ ही थोड़ा बहुत प्राप्त किया फ्रॉम द एनपीटी, कर्विंग ऑन द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स को प्रसारित करने में थोड़ा बहुत तो भारत को भी इससे अप्रत्यक्ष रूप से लाभ हुआ ही है। ऑथर यहाँ पर ये बता रहे हैं, लेकिन हम एनपीटी या किसी प्रकार के न्यूक्लियर में संधि में सिग्नेटरी नहीं है, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताया जैसे हमने देखा था पीछे कि जो फूड ग्रेन है वो हमारा इंक्रीज हुआ है उसका प्रोडक्शन, लेकिन हमने देखा था कि दलहन तिलहन इन सब का जो था वो गिरा था। इसी प्रकार से यहाँ बताया कि जो इंडिया का कोल इम्पोर्ट्स है वो क्या हुआ है, थोड़ा सा और बढ़ गया है, मतलब कोयला को हम और भी ज़्यादा आयात कर रहे हैं, आयात तो आपको पता ही है वहाँ से, तो ये इतना परसेंटेज बढ़ गया है वो यहाँ पर दिखाया गया है। इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमारा कोल इम्पोर्ट्स कितना अधिक होता है विदेश से, हम पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है। तो इंपोर्ट्स की आप न्यूज़ देखते रहने से कई बार ऐसे सवाल आते हैं जहाँ पर पूछा जाता है कि भारत, यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है कि भारत जो है वो कोयला में आत्मनिर्भर हो चुका है। तो अगर आप इस तरीके की न्यूज़ अपने दिमाग में रखते हैं कि नहीं अभी तो हमने कुछ दिनों पहले ही देखा था कि इम्पोर्ट हुआ था कोयला, तो आत्मनिर्भर कैसे हो सकता है, तो सेल्फ डिपेंडेंट तो है ही नहीं भारत। तो 2019 के पेपर में ऐसा पूछा जा चुका है यूपीएससी के, तो आप इससे आइडिया ले सकते हैं। एक और हमारे काम का आर्टिकल है उसको भी देख लेते हैं, थोड़ा बहुत है इसमें। जैसे कि आपको पता है आईपीसीसीए के इंटरनेशनल पैनल है जो कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड रिपोर्ट जारी करती है, तो उसके हवाले से भी बताया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है ऐसे कई रिपोर्ट्स में सामने आ रही है कि वो 1.5 डिग्री जो सेल्सियस तक हमें रोकना था प्री इंडस्ट्रियल जो वार्मिंग टेम्परेचर था उसको, एवरेज को, लेकिन वो कई रिपोर्ट बता रही है कि वो बढ़ चुकी है, आगे जा चुकी है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो 2023-24 में इस बार जो गर्मी गई है, बताया गया रिकॉर्ड वार्मिंग ऑफ 2023-24, मतलब 23 में भी और 24 में भी। वी आर गेटिंग अ क्लियर पिक्चर ऑफ व्हाट ग्लोबल वार्मिंग डज, मतलब बता रहे हैं कि ये तो पूरा का पूरा पिक्चर स्पष्ट हो रहा है कि जो वैश्विक तापमान है वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, सबको दिख रहा है, क्योंकि गर्मी ने 2 सालों से अच्छा खासा परेशान लोगों को किया है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट्स, बताया गया ना सम एस्टिमेट्स, द वर्ल्ड हैज ऑलरेडी क्रॉस द 1.5 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग थ्रेशोल्ड, जो भी उसकी सीमा थी उसको हमने पहले ही क्रॉस कर लिया है, ऐसा बताया गया है कुछ आकलनों में। दैट इज द अर्थ एवरेज सरफेस टेम्परेचर हैज इंक्रीज्ड बाय मोर देन 1.5 डिग्री सेल्सियस ओवर द प्री इंडस्ट्रियल एवरेज, मतलब हम जो प्री इंडस्ट्रियल एवरेज था 1850-1750 जो इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्रांति उससे पहले का जो वैश्विक तापमान था जो अर्थ का, उससे हमें एवरेज 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोकना था, लेकिन उस बताया जा रहा है कि इसको हम क्रॉस कर चुके हैं। तो यहाँ पर यही डाटा दिया गया है कि कब हमने एल नीनो की बात करी तब एल नीनो उससे भी ज़्यादा हो गया, मतलब यहाँ पर देख सकते हैं कि 2023 में कैसे मॉनसून डेफिसिट हो रहा है। फिर यहाँ बताया गया था कि एल नीनो की बात की गई थी तब कि ये एल नीनो होगा और सूखा आएगा, लेकिन इतनी गर्मी पड़ेगी और भी ज़्यादा, तो हमारे आकलन भी फेल हो जा रहे हैं। जैसे ला नीना के बारे में बताया गया था कि 2024 में जो है वो ला नीना चलेगा, लेकिन ऐसा भी कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं दिखा, बल्कि वर्षा का, मानसून का, ये सब का एक अलग ही रुख देखने को मिला। तो बताया जा रहा है कि ये भी ग्लोबल वार्मिंग का ही इफेक्ट है। और साथ में कुछ डाटा है, इनके नाम भी ध्यान रखेंगे आप, जैसे कि यहाँ पर आईपीसीसी का बताया यही रिपोर्ट जारी करता है, बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है। तो इंटर गवर्नमेंटल अंतर सरकारी पैनल है ये ऑन क्लाइमेट चेंज आईपीसीसी प्री इंडस्ट्रियल लेवल, ठीक है। तो आप इसका फुल फॉर्म याद रखें, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज आईपीसीसी।
पेरिस एग्रीमेंट ये सब बात की गई है कि उसी में हमने तय किया था कि लिमिट को रोकेंगे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक। पर यहाँ पर हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये डाटा का आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। जैसे दिखा रहा है कि अप्रैल 2024 की स्टडी जो थी पोस्ट डैम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट, आप यहाँ पर देख सकते हैं, पोस्ट डैम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट इम्पैक्ट रिसर्च एस्टिमेट क्लाइमेट चेंज कुड कट 17% ऑफ ग्लोबल जीडीपी बाई 2050। मतलब आप समझ सकते हैं 2050 तक जो है जीडीपी को 17% तक ग्लोबल जीडीपी को ये क्लाइमेट चेंज का प्रभाव जो है गिरा सकता है। और इससे क्या होगा, 38 ट्रिलियन डॉलर, जो यूएस का डॉलर है, वो 38 ट्रिलियन डॉलर का हर साल नुकसान हमें इसकी लागत आएगी अगर ये क्लाइमेट चेंज बदलाव होता रहा। तो इस तरीके से यहाँ पे हानि दिखा सकते हैं चैलेंज के रूप में हमें लेने को। फिर आईपीसीसी है, इसका ले होता है कि यूजेस 1850 से 1900 तक का ये प्री इंडस्ट्रियल एवरेज लेता है, ये डाटा में शामिल है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। साथ ही यहाँ पे एक बॉडी है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस पर भी यूपीएससी और यूपीपीसीएस बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता रहा है। बॉडी स्टैटिक में आता है हमारे लिए, तो हमें ध्यान रखना है कि ये एशियन डेवलपमेंट जो बैंक है वो 1966 में स्थापित हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है फिलीपींस की जो कैपिटल है मनीला, आप ध्यान रखेंगे मनीला, तो वहाँ पर है। और ये भी गलत जवाब देकर पूछ लिया जाता है, तो हेडक्वार्टर मनीला में है फिलीपींस में। इसके अंतर्गत जो है 68 राष्ट्र मतलब लगभग है अभी इस समय। और अगर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है एक चीज़ और, जैसे यूपीएससी पहले भी पूछ चुका है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक में केवल एशिया के ही देश है, तो आप गलत मानेंगे क्योंकि एशिया के बाहर के भी देश है, ठीक है। और इसका जो मुख्य काम रहता है वो एशिया प्रशांत, जो हिंद प्रशांत का जो क्षेत्र है, इस रीजन में क्या है, राष्ट्रों को आर्थिक सहयोग करना, विकास करना, उनके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बढ़ावा देना, इस तरीके की काम इसका एडीबी का डिफाइन है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे एडीबी के बारे में कि इसमें एशिया से बाहर के भी कंट्री शामिल है, ठीक है। एक और बॉडी है जो कि न्यूज में है। अब एशियन एडीबी ने जो है वो हमारे जीडीपी को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर तो जो डाटा दिए वो हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट है नहीं कि इन्फ्लेशन थोड़ा सा बढ़ गया है, उसके बारे में बताया गया है फूड का। ये जो ट्राई है, आपको पता होगा, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी न्यूज़ हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इन्होंने जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स है इन लोगों को कहा है कि थोड़ा इंप्रूव करो अपनी कॉल क्वालिटी को। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि ये जो बॉडी है, इस बॉडी के वो हमारे को पता होना चाहिए। तो ये जो बॉडी है वो 1997 में बनी थी। किस एक्ट के तहत बनी थी, तो इसका नाम सेम है, ट्राई एक्ट 1997। मतलब आप बोल सकते हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997 के अंतर्गत ट्राई की स्थापना हुई थी 1997 में ही, ठीक है। इसका जो मिनिस्ट्री है वो आप ध्यान रखेंगे दूर संचार मंत्रालय है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये ट्राई का आप ध्यान रखें, इसका क्या काम है, मेनली जो मोबाइल क्षेत्र है इसमें जो नेटवर्किंग है या कॉलिंग करने का है, इसमें गुणवत्तापूर्ण विनियामक करना, ये सब चीज़ें इम्प्रूव कॉल्स को, टेलीकॉम सेक्टर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उन सबको बेहतर बनाने का काम, उस पर नियामक का काम ट्राई करता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे दूर संचार के क्षेत्र में ये काम करती है, एक बॉडी है। साथियों, हमने कल ही चर्चा किया था कि कुछ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं, उसमें इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए भी कई सारे एग्रीमेंट होते हैं, जिसमें सेका, सेपा, इस तरीके की बात करी थी हमने, ETCA, ये सब चीज़ें आती है। तो देख सकते हैं कि अब जो है इंडिया जो है सेका पर बात कर रहा है ऑस्ट्रेलिया से आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। इससे पहले हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट किया था, ठीक है। तो उसका भी रिव्यू करेंगे और साथ में जो ये सेका है इस पर भी हम आगे बढ़ने वाले हैं, इसका भी फुल फॉर्म आप ध्यान रखेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये सेका पर हम ऑस्ट्रेलिया के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इस पर भी आपको ध्यान रखना है। ये सब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं जो कि समय समय पर राष्ट्रों के बीच में सहमति से आपस में MOU हो जाता है। आप देख सकते हैं कि चाइना का जो बॉन्ड मार्केट पे बताया गया है कि यहाँ पर हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है क्योंकि अफ्रीका से रिलेटेड है, लेकिन इसमें जो एक टर्मिनोलॉजी यूज हुई है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर जानकारी आपको ध्यान रखना है। जैसे मसाला बॉन्ड होते हैं हमारे यहाँ भारत इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते होंगे, वैसे ही यहाँ पर चाइना में क्या है, पांडा बॉन्ड होते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं आप पांडा बॉन्ड्स। तो ये क्या करते हैं आपको पता है, जैसे हमारे मसाला बॉन्ड्स में क्या होता है, इंडियन रुपी में ही पैसे वो बॉन्ड्स जारी करते हैं। आप बॉन्ड्स जानते हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ते होंगे स्टैटिक कॉन्सेप्ट में।
तो वहाँ पे बताया गया कि जो अफ्रीकन गवर्नमेंट वो प्लान बना रहे थे, जैसे कि रेज मनी मतलब पैसे लेना उधारी चाइना के डोमेस्टिक डेब्ट मार्केट से, मतलब चाइना से अगर किसी कंपनी या किसी देश को पैसा चाहिए तो चाइना के मार्केट में जाके वो बॉन्ड जारी करेगा। तो बॉन्ड वहीं के पांडा बॉन्ड कहलाते हैं, वो पांडा बॉन्ड में जारी करेगा। और बॉन्ड आपको पता है कि 90 रुपये, किसी ये मान लीजिए एक इंस्ट्रूमेंट है उस पर लिख कर दे दिया कि 90 रुपये में जारी किया जा रहा है। जब ये बॉन्ड आपसे आपको वापस किया जाएगा और आपसे बेचा जाएगा वापस से, तो ये आपको 100 रुपये आप हमें देंगे बॉन्ड, और आप हमसे 100 रुपये लें, मतलब 90 रुपये से लिया, और जब ये इसकी अवधि समाप्त हो जाएगी तब ये आपको लौटाएंगे और उस समय आपको 100 रुपये दे देंगे। इस तरीके की आप छोटा सा एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो जो भी बॉन्ड खरीदता है उसको लाभ होता है एक समय अवधि के लिए, और वो पैसा उस कंपनी को देता है। तो अफ्रीका क्या कर रहा था, इसमें पांडा बॉन्ड जारी करके चाइना से पैसा, डेब्ट कह सकते हैं हम, डेब्ट मार्केट है क्योंकि ये ऋण उधारी का मार्केट है। यहाँ से क्या है, अफ्रीका अपना बॉन्ड जारी करेगा चाइना में जाके, चाइना के लोग, चाइना की कंपनियां ये सब उस बॉन्ड को खरीदेगी, पांडा बॉन्ड को, तो उससे पैसे मिलेंगे इन्हें। तो ये क्या करेंगे, अपने देश में उसका निवेश कर सकते हैं, निवेश के लिए पैसा मिल जाए। तो वही बताया कि जो ये सारा प्रक्रिया हम करेंगे ना, तब भी हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। क्या पर्याप्त नहीं है, मतलब हमारी उधारियां इतनी ज़्यादा है, ऐसा अफ्रीका कह रहा है कि अनडन बाई देयर हैवी डेब्ट लोड्स, ए वाइडर लैक ऑफ मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे पास बाजार इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इन्वेस्टर इस तरीके नहीं है। तो ये सब क्या हो रहा है, इन्होंने एक बताया है कि हमें फिर भी कम पड़ेगा पांडा बॉन्ड से चीन से उधारियां लेना भी, यानी कि चाइना अफ्रीका को और भी ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ बताया गया कि ऑफर्स नो पेनेसिया, ये कोई रामबाण साबित नहीं होगा, लेकिन हमारे लिए ध्यान रखना कि पांडा बॉन्ड क्या है और इसमें कैसे यहाँ से बाजार से उधारी लेते हैं। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।